बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का अगला पोर्शन डिस्कस करना है। इस दफ़ा हमने जो क्लासिफिकेशन करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कि एंजाइम जो किस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। जैसे एक हमारे पास एंजाइम का ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से जाहिर है कि ऐसे एंजाइम का ग्रुप जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होंगे। तो दीज एंजाइम कैटलाइज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो आम डेफिनेशन वो यही ही है कि अगर कोई रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अपोजिट रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन कहलाता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है, या हाइड्रोजन ऐड की जा रही है, ऑक्सीजन ऐड की जा रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड की जा रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो पूरे ग्रुप का नाम है ना जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। आगे फिर इसकी सब क्लासेस हैं कि जो एक एंजाइम वो मखसूस काम क्या कर रहा है। जैसे हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। वो एंजाइम जो किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है उसको हम डीहाइड्रोजिनेज कहेंगे। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन करने वाले एंजाइम की एक और छोटी क्लास आ गई। ये तो पूरा ग्रुप है ना, आगे उसका एक छोटा ग्रुप आ गया कि वो हमारे पास एंजाइम जो किसी भी मॉलिक्यूल की डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, या वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करेंगे, या वो एंजाइम जो रिडक्शन करेंगे। तो आगे फिर इसकी फर्दर टाइप्स बन जाएगी इस ग्रुप की। जैसे मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो नाम से जाहिर है कि ऐसे एंजाइम जो साइटोक्रोम, ये हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें हमारी जो रेस्पिरेशन हो रही है, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं साइटोक्रोम, वो इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं, आगे दे रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये मॉलिक्यूल हमें नजर आएंगे साइटोक्रोम। इनका काम क्या है? एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेना, आगे ट्रांसफर करना, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे होते हैं। तो नाम से क्या, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये वो एंजाइम है जो साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन करेगा, यानी साइटोक्रोम से या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को निकालेगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है वो ट्रांसफरेज। नाम से जाहिर है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एंजाइम जो एक मॉलिक्यूल की किसी चीज़ को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप या कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर। जैसे उसके आगे ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, आगे इस ग्रुप की मज़ीद आगे छोटे छोटे ग्रुप बन सकते हैं। अगर कोई एंजाइम फास्फेट को ट्रांसफ़र कर रहा है वो फास्फेट ट्रांसफरेज कहलाएगा, अमाइनो ग्रुप को कर रहा है वो अमाइनो ट्रांसफरेज कहलाएगा, या इसाइल ग्रुप को कर रहा है, किसको कर रहा है? इसाइल ग्रुप को अगर वो कर रहा है तो ये आमतौर पे इसाइल ग्रुप होते हैं। तो अगर ये सारा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये इसाइल ट्रांसफरेज कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एटीपी में 3 फास्फेट है। एटीपी किसका एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर हम इसकी एक फास्फेट ग्लूकोज को दे दें तो ये ग्लूकोज फास्फेट बन जाएगा। और एटीपी की चूंकि एक फास्फेट ग्लूकोज को चली गई है तो ये एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। और ये एंजाइम हमारे सेल्स में हो रहा है और इसको जो परफॉर्म कर रहा है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। तो ये एक ट्रांसफरेज की एग्जांपल हो गई। अच्छा, हाइड्रोलेज, नाम से जाहिर है जो हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ता है, कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस। तो मॉलिक्यूल को तोड़ना, कैसे तोड़ना? बाय एडिंग वाटर, कि उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड में वाटर को ऐड करना। अच्छा, वाटर के एडिशन से बॉन्ड कब टूटता है? जब वाटर की फॉर्मेशन, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन से वाटर एलिमिनेट होता है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास जब 2 मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़ा जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड। तो एक का OH और दूसरे का H। क्लियर? तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो ये बॉन्ड पानी के मॉलिक्यूल के निकलने से बना। अगर हम इसके अंदर दोबारा पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसी तरह हमारे कार्बोहाइड्रेट जो आपस में मिल रहे हैं, अमाइनो एसिड के मिलने से जो प्रोटीन बन रही हैं, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से जो फैट्स बन रहे हैं, वो सारों में ये काम हो रहा है। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुई ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ
ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड होगी बाय एडिशन ऑफ वाटर, कि पानी को ऐड करके इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। क्लियर? तो कोई भी ऐसा एंजाइम जो पानी की एडिशन से बॉन्ड को तोड़ेगा तो वो हाइड्रोलेज कहलाएगा। अब ये बॉन्ड किस किस्म का है? जैसे अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो कोई भी ऐसा एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा वो पेप्टाइडेज हाइड्रोलेज कहलाएगा। जैसे लाइपेज, ये लिपिड्स में बनने वाले इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। अच्छा, मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है, और कोई भी ऐसा एंजाइम जो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा वो ग्लाइकोसाइडेज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम है वो ग्लाइकोसाइडेज, जो लिपिड्स के बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम वो लाइपेज, जो पेप्टाइड बॉन्ड को जो अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है उसको पेप्टाइडेज कहेंगे। तो आगे ये सारे इसी तरह काम कर रहे हैं कि पानी इस बॉन्ड में ऐड करते हैं और ये बॉन्ड टूट जाते हैं। तो इस वजह से हाइड्रोलाइसिस है। जैसे हमारे जितनी भी डाइजेशन हो रही है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन टूट रहे हैं, प्रोटीएज एंजाइम ये काम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, अमाइलेज एंजाइम ये काम कर रहे हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव, लाइपेज जो लिपिड को तोड़ रहे हैं, वो सारे हाइड्रोलेजेस हैं। वो पानी के जरिए से ही बड़े मालिक्यूल को तोड़ रहे होते हैं। अच्छा, लाइएजेस ये भी मालिक्यूल को आमतौर पे तोड़ते हैं। ये जो वर्ड है ना लाइएजेस, ये लाइसिस से निकला है। किससे निकला है? और लाइसिस का मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन। क्लियर? तो ये नॉन हाइड्रोलाइटिक है कि जब किसी भी मालिक्यूल से कोई छोटे मालिक्यूल को निकाला जा रहा हो तो वो जो ग्रुप है जो निकालेगा वो लाइएसिस कहलाएगा। और 85% जो आप कह सकते हैं लाइएसिस है वो ये काम करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है? लेकिन जिन्होंने इस एंजाइम का ग्रुप बनाया है, वो एंजाइम कमीशन इंटरनेशनली जो काम करता है, वो इस ग्रुप में 15% ऐसे एंजाइम को भी ऐड करता है जो लाइसिस को रिवर्स करते हैं। रिवर्स द लाइसिस मतलब क्या? आमतौर पे ज़्यादातर इसमें वो हमारे पास एंजाइम होंगे जो तोड़ने का काम, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सबस्ट्रेट कर रहे होंगे। लेकिन 15% ऐसे होंगे जो लाइसिस को रिवर्स कर रहे होंगे। यानी यहाँ हम फिर रिमूवल की जगह क्या लिख देंगे? एडिशन। लेकिन इनकी तादाद इस ग्रुप के अंदर थोड़ी है। ठीक है? ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज। ये जो वर्ड है ना डी कार्बोक्सिलेशन, ये रिमूवल ऑफ CO2 को कहा जाता है, रिमूवल ऑफ CO2 को। और वो एंजाइम जो इस CO2 को रिमूव कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा? डी कार्बोक्सिलेज कहलाएगा। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पे पायरोविक एसिड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए, ये हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होती है, रेस्पिरेशन होती है, इसमें ये प्रोसेस होता है, तो वो एंजाइम जो पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा वो क्या कहलाएगा? पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। क्लियर? लेकिन जो एल्डोलेज है, एल्डोलेज ये दो तरह का काम कर रहे थे। काफ़ी सारे कार्बन चेन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ के उनके मॉलिक्यूल को ये स्प्लिट करते हैं, एल्डोलेज। लेकिन बाद ऐसे एल्डोलेज भी हैं जो इस बॉन्ड को बना भी रहे हैं, इस बॉन्ड को बना भी रहे हैं। जैसे जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो उस ग्लाइकोलाइसिस में कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फ्रक्टोज। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। फ्रक्टोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, बाईफॉस्फेट, और इस 6 कार्बन वाले के साथ 2 फास्फेट लगे हैं। तो एल्डोलेज एंजाइम इसको 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनाएगा। ये है कितना? 6 कार्बन वाला। तो यहाँ ब्रेकडाउन हुई, तो ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, पानी के जरिए से मॉलिक्यूल को तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है? और बाज़ दफ़ा इस बॉन्ड के बनने में भी इस एंजाइम का रोल है। यानी मैंने कहा कि लाइएसिस में सिर्फ वो एंजाइम नहीं जो तोड़ने का काम करते, बाज़ दफ़ा ये एडिशन जोड़ने का काम भी करते हैं। क्लियर? अच्छा, सिंथेज क्या होते हैं? सिंथेज ये नाम से जाहिर है ये चीज़ों को बना रहे हैं, ये तोड़ नहीं रहे, ये चीज़ों को बना रहे हैं, सिंथेज। क्लियर? तो मैंने यही बात बताई थी ना कि यहाँ ज़्यादातर तोड़ने वाले हैं लेकिन कुछ जोड़ने वाले भी। तो ये ग्रुप जो है वो जोड़ने वाला है, ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल को जोड़ रहा होगा। क्लियर? अच्छा, तीसरा जो ग्रुप है आइसोमरेज, कि वो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। आइसोमर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने, C6H12O6।
तो जब ये फार्मूला लिखा जाता है स्टूडेंट यही समझते हैं कि ये मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा, हालांकि ये ग्लूकोज का फार्मूला भी है, फ्रक्टोज का फार्मूला भी है और गैलेक्टोज का फार्मूला भी है, और इसी तरह काफ़ी सारे मालिक्यूल है जिनका यही फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले को देख के आप ये नहीं बता सकते ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, क्योंकि सब में सेम फार्मूला है। लेकिन जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज को, तो इनके स्ट्रक्चर टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसी चीज़ जिसका फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर कहलाता है। अच्छा, इसमें चूंकि चीज़ें वही हैं, बस चीज़ों को रीअरेंज किया जा रहा होता है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आप कह सकते हैं 6 हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह एक लकड़ी है, उसको एक तरह से अरेंज करें वो दरवाज़ा बन जाता है, उसी लकड़ी को आप दूसरी तरह से अरेंज करें चारपाई बन जाती है, उसी लकड़ी को आप दूसरी तरह अरेंज करें हो सकता है अलमारी बन जाए। वही लकड़ी आप मुख्तलिफ चीज़ों को, सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क होगा, कभी वो दरवाज़ा बनेगा, कभी बेड बनेगा, कभी अलमारी बनेगी, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। तो इसी तरह जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं उनमें एलिमेंट तो सेम रहते हैं, लेकिन आगे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। तो आइसोमरेज क्या कर रहे होते हैं, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ना आइसोमर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले मैं सिस ट्रांस आइसोमरेज की एग्जांपल देता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आमतौर पे ये वाली जो आइसोमरिज्म है ये उनमें पाई जाती है जिसमें कार्बन के दरमियान एक से ज़्यादा बॉन्ड हो। इसको के साथ में और एलिमेंट जोड़ देता हूँ, CH3HH। लेकिन अगर इस मालिक्यूल को देखें तो जो कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ CH3 एक ही साइड पे लगा हुआ है। तो इस तरह के आइसोमर को जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ एक ही तरह फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो ये कहलाता है सिस। लेकिन अगर मैं CH3 को उठा के नीचे ले जाता हूँ, ऊपर H लगा देता हूँ, नीचे CH3 लगा देता हूँ, जब ये अपोजिट फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही तरफ हो तो वो सिस कहलाएगा, अगर अपोजिट साइड पे हो तो वो ट्रांस कहलाएगा। तो ये एंजाइम क्या करता है, सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करता है। अच्छा, म्यूटेज क्या करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, अब यहाँ पोजीशन नहीं बदली, यहाँ इसी के साथ पहले CH3 लगा हुआ था, वो एक साइड पे आ गया, पहले दूसरी साइड पे, तो ये सिस। म्यूटेजेस क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप या मालिक्यूल की पोजीशन को बदलते। जैसे मैं कहता हूँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, तो इसका मतलब है ग्लूकोज की पहली पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई एंजाइम उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दे, कि ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ फॉस्फेट को अटैच कर दे, अब पहली की जगह क्या आ गया, छठा आ गया, तो G1P की जगह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की जगह G6P आ गया, जिसमें क्या वो पोजीशन ऑफ कार्बन बदली है। तो ये म्यूटेजेस एंजाइम ये कर रहे होते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पोजीशन टू। अच्छा, एपिमेरेज, ये सारे ना आइसोमर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आइसोमर की क्या है, मुख्तलिफ टाइप। एपिमर्स, इसमें क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक कार्बन होता है जिसका नाम है कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, भी जहन में रखेंगे। अगर कायरल कार्बन के एक तरफ OH लगा हो और दूसरे में दूसरी साइड पे OH लगा हो, तो ये एक दूसरे के लिए ऐसे आइसोमर को एपिमर्स कहा जाता है। और वो हमारे पास एंजाइम जो एक एपिमर को दूसरे एपिमर में कन्वर्ट करे, वो एपिमरेज है। यानी इन शॉर्ट एपिमरेज कायरल एटम की एक साइड के मॉलिक्यूल को कायरल एटम की दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। म्यूटेजेस पोजीशन को बदल रहे हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल फार्मूला नहीं बदला, ये सिर्फ अंदर के मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट चेंज हो रही है। सिस एंड ट्रांस में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी एक साइड पे जो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे लगे होते हैं उनको अपोजिट साइड पे लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे सेल में ग्लूकोज को एक एंजाइम हेक्सोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। अच्छा, आखिरी हमारे पास जो ग्रुप है वो लाइगेज। लाइगेज का लफ्ज़ी मतलब है जोड़ना, लाइगेज का मतलब है जोड़ना। तो यहाँ मॉलिक्यूल को जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जा सकता है आगे। फिर लाइगेज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर कोई कार्बन कार्बन के जरिए से जोड़ेगा वो कार्बन कार्बन लाइगेज कहलाएगा। कोई मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्सीजन के जरिए से जोड़ रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन लाइगेज कहलाएंगे, ठीक है। अगर कार्बन सल्फर के जरिए से जोड़ रहे हैं तो कार्बन सल्फर लाइगेज कहलाएंगे। जैसे हमारे पास पॉलीमर कहते किसको है, जो यूनिट से मिल एक जैसे आमतौर पे यूनिट से मिलके, जैसे अमाइनो एसिड एक मोनोमर है,
एक यूनिट है। अमाइनो एसिड, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो कोई भी ऐसा एंजाइम जो मोनोमर को आपस में जोड़े, एक मोनोमर, फिर दूसरा मोनोमर, फिर तीसरा मोनोमर, एक यूनिट, मोनोमर यूनिट को कहा जाता है। और काफ़ी सारे जब यूनिट जुड़ जाते हैं वो पॉलीमर कहलाते हैं। तो वो एंजाइम जो मोनोमर को जोड़ के पॉलीमर, और इसमें एटीपी भी वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे पॉलीमरेज से पहले मैं डीएनए लगा देता हूँ, तो इसका मतलब है ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए के यूनिट को जोड़ के डीएनए बनाता है। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के यूनिट को जोड़ के आरएनए पॉलीमर बनाते हैं, आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। अच्छा, यहाँ एक एंजाइम है जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक एंजाइम है सिंथेटेज, वो लाइगेज की कैटेगरी में आता है, और सिंथेज आता है लाइगेज की कैटेगरी में। तो दोनों में क्या फ़र्क है? आमतौर पे लाइगेज जब मॉलिक्यूल को जोड़ रहे होते हैं वो एटीपी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एंजाइम जो मॉलिक्यूल को जोड़ और एटीपी इस्तेमाल ना करे, तो सिंथेटेज मॉलिक्यूल को बनाना बाय यूजिंग एनर्जी, सिंथेसिस करना, सिंथेज मॉलिक्यूल को बनाना विदाउट यूजिंग एनर्जी या विदाउट एटीपी। तो ये फ़र्क है। तो ये सिंथेज और सिंथेटेज किस कैटेगरी में आता है? लाइगेज में। हालांकि और सिंथेज किस कैटेगरी में आता है? लाइगेज में। तो ये थोड़ा सा फ़र्क ध्यान में रखेंगे। अच्छा, उसके बाद बाद दफ़ा जब हम एंजाइम को नाम देते हैं तो आपने देखा होगा कि एंजाइम के एंड पे आमतौर पे एज लगा होता है। ये जितने भी एंजाइम हमने पढ़े हैं, लाइगेज, हाइड्रोलेजिस, आइसोमरेजिस, तो आमतौर पे एंजाइम के एंड पे क्या लगाते हैं? ए। अब एंजाइम को नाम किस बिहाफ पे दिया जाता है? तो इसकी मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन हो सकती हैं। जैसे रिएक्शन की वजह से हम नाम देते हैं ऑक्सीडेज, तो इससे पता चल रहा है कि इसने ऑक्सीडेज। बाद दफ़ा सबस्ट्रेट की बिहाफ पे हम नाम देते हैं, जैसे ऑक्सीडेज रिएक्शन है, पॉलीमरेज भी एक रिएक्शन है। पॉलीमरेज क्या है? पॉलीमराइजेशन करना, ये भी एक रिएक्शन है। तो नाम इस तरह भी हम सबस्ट्रेट के लिहाज से, जैसे सक्रेज सक्रोज को तोड़ रही है, माल्टोज को तोड़ने वाले माल्टेज। बाद दफ़ा इन दोनों को मिला के, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, तो इसमें क्या पॉलीमराइजेशन भी हुई है, किस मॉलिक्यूल की हुई है? डीएनए की। ये सबस्ट्रेट आ गई, ये रिएक्शन का नाम भी आ गया। बाद दफ़ा प्रोडक्ट के लिहाज से रोडोनेट, रोडोनेज, ये वो एंजाइम है जो रोडोनेट बना रहा है। अब रोडोनेट क्या है? जब हमारी बॉडी में साइनाइड जाता है तो रोडोनेट एक कंपाउंड हमारा लीवर बनाता है, ताकि जो साइनाइड है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड है, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म किया जाए। तो बहरहाल एंजाइम को जब भी नाम दिया जाता है तो मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रख के हम नाम दे सकते हैं। वो रिएक्शन को कैटालाइज करे, उसकी बिहाफ पे भी नाम रख, वो सबस्ट्रेट के लिहाज से भी, वो दोनों के लिहाज से भी, वो प्रोडक्ट के लिहाज से भी उसको नाम दिया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जब हम नाम रखते हैं तो एंड पे क्या लगाते हैं? एज लगाते हैं। तो ये सफिक्स आमतौर पे इस्तेमाल होता है एंजाइम के नॉमेनक्लेचर, उसके नेमिंग के अंदर। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर था, चैप्टर नंबर 5। बड़ा आसान चैप्टर था, इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। ऐसे जो चैप्टर होते हैं वो स्टूडेंट के लिए गोल्ड होते हैं, सोना होते हैं, जिनको समझना भी आसान होता है, तैयार करना भी आसान होता है, और पेपर में इनका अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।